हमारी खास पेशकश धन दौलत। मैं हूं साक्षी बत्रा। क्या आपके मन में भी कभी ये ख्याल आता है कि खुद का बिजनेस हो तो कितना अच्छा होगा? इस इंटरनेट की एज में जहां ई कॉमर्स या ऑनलाइन मार्केट प्लेस से आप हजारों किलोमीटर दूर के कस्टमर्स से जुड़ सकते हैं, कई लोग ये सपना देख रहे हैं कि खुद का ही एक स्टार्टअप हो। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो ये शो आप ही के लिए है। तो कैसे शुरू कर सकते हैं आप भी अपना एक स्टार्टअप, हम आपको बताएंगे इस शो पर आगे। पर सबसे पहले देखिए कैसे स्टार्टअप की दुनिया में एजुकेशन सेक्टर से लेकर स्पेस मिशन तक भी लोगों को सफलता मिल रही है। देश और दुनिया में आज न सिर्फ नौकरियों का स्वरूप बदल रहा है, बल्कि काम करने का तरीका भी बदल रहा है। और इसी बदलाव के दौर में नए नए स्टार्टअप्स तैयार हो रहे हैं। भारत समेत पूरी दुनिया में अब युवा नौकरी से ज्यादा स्टार्टअप और खुद का बिजनेस शुरू करने में दिलचस्पी ले रहे हैं। किसी ने इसरो की नौकरी छोड़कर स्पेस टेक स्टार्टअप शुरू किया, तो किसी ने आईएएस की नौकरी छोड़कर शुरू किया फ्री एजुकेशन स्टार्टअप। वहीं सत्तू को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए भी स्टार्टअप में दांव लगाकर ये साबित कर दिया कि यही सही प्लानिंग, बढ़िया रिसर्च और फंडिंग के दम पर बाजार का बाजीगर बना जा सकता है। आमतौर पर स्टार्टअप उन बिजनेस को कहते हैं जो किसी ऐसे आइडिया पर होते हैं जिन पर पहले काम नहीं हुआ है। साल 2016 में देश में स्टार्टअप की तादाद महज 471 थी, जो जून 2022 तक 72,993 तक जा पहुंचा। अगर आप किसी नौकरी की तलाश में हैं या जो नौकरी कर रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लग रहा, इसीलिए आप खुद का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं, आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि स्टार्टअप कैसे शुरू करें, कहां से होगी स्टार्टअप की फंडिंग, स्टार्टअप शुरू करने से पहले किन बातों का रखना होगा ख्याल, ये जानना बेहद जरूरी है। किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए एक अच्छे आइडिया की जरूरत होती है, इसीलिए किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले बिजनेस का आइडिया जरूर सोच लें। जब आप अपना स्टार्टअप का आइडिया फाइनल कर लें तो एक डायरी में बिजनेस से संबंधित सभी बातें लिख लें और प्लान बना लें, आगे की तैयारी शुरू कर दें। कभी भी स्टार्टअप शुरू करने से पहले आपको मार्केट का हाल जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए जब भी आप स्टार्टअप की सोचें तो मार्केट रिसर्च जरूर करें। भारत में स्टार्टअप का क्रेज इतना बढ़ गया है कि फिल्मी सितारे से लेकर खिलाड़ी तक स्टार्टअप से जुड़ने लगे हैं। अभिनेता रणवीर सिंह ने एक ब्यूटी प्रोडक्ट स्टार्टअप में निवेश किया है। वहीं क्रिकेटर विराट कोहली ने एक जिम और फिटनेस स्टार्टअप समेत कई और स्टार्टअप कंपनियों में निवेश किया है। कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण और आयुष्मान खुराना भी स्टार्टअप में निवेश कर रहे हैं। आज स्टार्टअप की दुनिया तेजी से बड़ी हो रही है, जहां ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में अगर आपके पास भी कोई यूनिक आइडिया है और कुछ नया कर गुजरने का जज्बा है, तो आप भी स्टार्टअप की दुनिया में कदम रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब वक्त है हमारी आज की खास मेहमान के स्वागत करने का। हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं किटी अग्रवाल, जो कि पार्टनर हैं इन्फो एज वेंचर्स की, जिन्होंने खुद 35 स्टार्टअप्स में निवेश किया हुआ है और पिछले 10 साल में इन्होंने करीब 3000 स्टार्टअप्स को इवैल्यूएट भी किया है और आज की डेट में करीब 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी ये मैनेज करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है किटी आपका इस खास शो पर। और आज की डेट में ज्यादातर लोग, अगर हम देखें स्पेशली हमारी युवा पीढ़ी, नए स्टार्टअप्स की रफ्तार और ग्रोथ को देखकर यही सोच रही है कि काश हमारा भी एक स्टार्टअप हो। तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूं हमारे सभी दर्शकों के लिए कि स्टार्टअप शुरू करने के बारे में आखिरकार किसे सोचना चाहिए और इसके फायदे क्या हैं? बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी।
जैसा आपने पूछा, आजकल के ज़माने में किसे सोचना चाहिए स्टार्टअप करने के बारे में? मेरे हिसाब से तो कोई भी सोच सकता है, बट उसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आप करना क्या चाहते हैं। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है आजकल के ज़माने में थोड़ा तो लोग स्टार्टअप को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसा उनको लगता है कि कुछ बहुत नया करेंगे और बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई हो जाएगा, मीडिया में कवरेज हो जाती है, ये सब होता है। बट मेरे हिसाब से वो एक लाइफ चॉइस होता है कि आपको कोई नया बिजनेस चालू करना है, आपकी उस समय आर्थिक व्यवस्था क्या है, मानसिक व्यवस्था क्या है, आपके फैमिली में कौन-कौन है, वो आपसे एग्री कर रहे हैं क्या कि आपको कोई नया बिजनेस करना है, इतना रिस्क लेना है। तो आप क्या लंबे समय तक उस पे टिके रह सकते हैं क्या, और आप क्यों करना चाहते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, इसकी पीछे की वजह बहुत ही जरूरी होती है जाननी। तो सबसे पहले ये बताइए कि जैसे स्टार्टअप है, हम एक नया शब्द मानते हैं इसे, लेकिन आमतौर पर कई सदियों से बिजनेसेस तो लोग कर ही रहे हैं, तो एक स्टार्टअप और बिजनेस में क्या फर्क होता है? जैसा आपने कहा, एक्चुअली आप अगर देखें तो किसी भी चीज की नई शुरुआत करने को स्टार्टअप बोलते हैं। जब हम एक बिजनेस की नई शुरुआत करते हैं उसको स्टार्टअप ही बोला जाता है। बस वो मीडिया में उस शब्द को इतनी बार दोहरा दिया गया है और उसके साथ इतने बड़े बड़े और शब्द जोड़ दिए गए हैं कि ऐसा लगने लगा है लोगों को कि वो कुछ अलग ही कर रहे हैं। बट इंडिया में तो आज के दिन भी करोड़ों लोग हैं जो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो सब एक तौर पे तो स्टार्टअप ही कर रहे हैं। जी, तो किटी जी, स्टार्टअप के लिए हम मानते हैं कि जरूरी होता है एक आइडिया। तो अब ये जानना कितना मुश्किल होता है कि मेरा आइडिया जो है वो अच्छा है या नहीं, ये बताइए, ये कैसे पता चलेगा? तो जब आपके मन में कोई आइडिया आ रहा है कि आपको ये करने का मन है, तो सबसे पहले तो आपको कम से कम 50-100 लोगों से बात करनी चाहिए जो उसके जानकार है, या आपको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट होगा या आपका सर्विस होगा वो आपसे वो खरीदेंगे। जब तक आप असली में लोगों से बात नहीं करोगे जो आपके कस्टमर होने वाले हैं या जो आपको वो प्रोडक्ट देने में आपकी मदद करने वाले हैं या आपके साथ काम करने वाले हैं, आप जब तक उनसे आप बात नहीं करोगे तब तक आपको समझ आना बहुत मुश्किल है कि आपके आइडिया में दम कितना है। तो सबसे पहली तो चीज यही होती है कि अपने आसपास वालों से बात करो। बहुत सारे आजकल तरीके हैं कि आपके ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं बहुत इंडस्ट्रीज के बारे में, आप अपने सही इवेंट्स में जाइए, आप एक्सपर्ट से मिलिए, आप पहले तो समझिए कि आपकी जरूरत है भी कि नहीं, आप जिस आइडिया या जिस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सोच रहे हैं कि आप मार्केट में लाना चाहते हैं, उसकी जरूरत क्या है और किसे है। बिल्कुल, आपने ये सही बात बताई है और इसे नोट करना बहुत जरूरी है। अब ये भी देखा जाता है कि आइडियाज तो बहुत से लोगों के पास होते हैं, पर उनको अक्सर ये नहीं पता होता है कि आइडिया के बाद अगला स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या लूं। तो ये बताइए कि आइडिया अगर मेरे पास है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लूं? तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इसी आइडिया पे काम करना है, तो नेक्स्ट स्टेप तो है कि उस प्रोडक्ट या उस सर्विस, कोई भी आइडिया क्या होता है वो आप बोलते हैं कि अच्छा, कोई सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। सपोज आपने सोचा मुझे एक नया रेस्टोरेंट चालू करना है और आपने पहले तो समझा कि अच्छा मुझे कौन से कुजीन को देना है, मुझे इंडियन बेचना है, मुझे चाइनीज बेचना है, मुझे कौन सा डिशेस होने चाहिए मेरे साथ, मेरे को कहाँ लोकेशन होना चाहिए, मेरा स्टोर कितना बड़ा होना चाहिए। तो कोई भी आपके आइडिया पे डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। बट आप तो शुरू में तो सबसे पहले डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि बारीकी में कि आप क्या बेचेंगे, वो आप कहाँ से लाएंगे, कौन खरीदेगा। आप पहले करके देखिए, आप 10 लोगों को वो बेच के देखिए, आप 10 लोगों के साथ आप आहिस्ता आहिस्ता चालू करिए, हमेशा बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक छोटे स्केल से शुरुआत कीजिए, वहीं पर आप अपने टेस्ट कर सकते हैं वाटर्स को कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस बिक रहा है या नहीं, वहां कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। ये बहुत ही स्मार्ट टिप है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। अब ये भी बताइए कि जैसे कोई भी अगर सोचता है कि मैं घर से ही होम बिजनेस कोई स्टार्टअप छोटा सा शुरू करता हूं, तो क्या उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, और कैसे उनको अपनी कंपनी का या स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है? हाँ, आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आप जो मुनाफा कमाते हैं और आप जिस तरीके से कंपनी चला रहे हैं उसमें आपको काफी सहायता मिल जाती है और आपके काफी बेनिफिट्स हैं। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे बेनिफिट्स स्कीम्स ला रखे हैं कि आप सपोज वुमन एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको अगर कोई ग्रांट मिल सकता है, आप जिस फील्ड में कर रहे हैं, अगर आप बहुत रिसर्च करके आप कोई काम कर रहे हैं या आप छोटा मोटा भी अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो आप जब
प्रॉफिट कमाएंगे तो आप अगर निजी पर्सनल टैक्स देंगे वर्सेस आप अगर अपनी कंपनी के नाम पे आपका मुनाफा होगा तो आपको टैक्स की भी काफी सेविंग हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि शुरू में अपनी कंपनी रजिस्टर करा लीजिए। बहुत इजी प्रोसेस होता है, ऑनलाइन प्रोसेस ही होता है। आप जाकर बड़े कम पैसे में आप खुद से भी वो फॉर्म भर कर करा सकते हैं। और आप अगर अपने आसपास किसी सीए को जानते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कोई है आपके नजर में या कोई और अपना बिजनेस चला रहा है तो आप उनको बोलिए, वो आपको मदद कर देंगे। बहुत आसान तरीका है। किटी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हमारे दर्शकों को ये बताते हैं कि स्टार्टअप शुरू करने से पहले ऐसे कौन से 5 तरीके हैं जो उनको कामयाब बना सकते हैं। पहला है रिस्क लेना सीखें। अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास और रिस्क लेने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। दूसरा है खुद को मोटिवेटेड रखना, जो कि बहुत जरूरी है। बिजनेस में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं और ऐसे में आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है। और इसीलिए टॉप बिजनेस लीडर्स के खास टिप्स, लर्निंग्स और लेसन्स आप लगातार पढ़ें और उनके दिखाए गए रास्ते पर अगर आप आगे चलेंगे तो आपके लिए राह भी आसान हो जाएगी। अगला है कि सही जगह का चुनाव करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। किसी भी बिजनेस के सफल होने के लिए उसे सही जगह, सही मार्केट प्लेस पर शुरू करना भी बहुत जरूरी है। और इसके अलावा बिजनेस के लिए एक फुल प्रूफ प्लानिंग और साथ ही साथ एक बैकअप प्लानिंग, जिससे कि आपके पास एक और फॉल बैक ऑप्शन हो, ये भी होना जरूरी है। क्योंकि किसी भी दिक्कत की वजह से आपके ऊपर तब परेशानी नहीं आएगी। एक और खास वजह है कि फंड्स का प्रबंधन कैसे करना है, ये भी आपको सीख लेना चाहिए। क्योंकि किसी भी बिजनेस को सफल बनने के लिए फंड्स का सही प्रबंधन होना बहुत जरूरी है। आज तक जितने भी सफल बिजनेसमैन हुए हैं, उन्होंने पैसे की अहमियत को ना ही केवल समझा है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल भी किया है। और जब फंड्स की बात आती है तो चलते हैं मेरे सहयोगी हर्ष वर्मा के पास, जो कि ये बता रहे हैं कि आखिरकार स्टार्टअप्स के फंडिंग राउंड्स होते क्या हैं और सरकार की ओर से स्टार्टअप्स की मदद करने के लिए फंडिंग कैसे मिल सकती है। किसी भी स्टार्टअप के लिए फंडिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अच्छे से अच्छे स्टार्टअप फंडिंग की कमी के चलते दम तोड़ देते हैं। अगर आपका स्टार्टअप भी फंडिंग की कमी से जूझ रहा है तो मैं आपको आज एक बहुत ही सरकार की शानदार स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं। जो अगर आप उसकी शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको तुरंत फंडिंग की जो आपकी दिक्कत है वो तुरंत दूर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले फंडिंग का फंडा आखिर है क्या, फंडिंग की ABCD क्या है। क्योंकि अक्सर आप अखबारों में देखते होंगे कि फलाना स्टार्टअप को सीरीज राउंड की ये फंडिंग मिल गई या फिर ये यूनिकॉर्न बन गया, इसकी वैल्यूएशन इतनी बढ़ गई। तो आखिर ये फंडिंग का फंडा है क्या, मैं आपको पहले इसके बारे में समझा देता हूं। तो देखिए, हमने इसको 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप की बात करते हैं। बूटस्ट्रैप आखिर है क्या। देखिए, ये सबसे पहला कदम है। अगर आपने अपनी मम्मी पापा से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से या फिर आपने खुद जॉब करके पैसा इकट्ठा किया है और अपने स्टार्टअप में निवेश किया है तो फिर ये बूटस्ट्रैप कहलाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें किसी कंपनी का निवेश नहीं होना चाहिए। तो ये तो पहला स्टेप हो गया, बूटस्ट्रैप की बात करते हैं। अब उसके बाद अगला कदम क्या है। अगला कदम है सीड फंडिंग। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, सीड यानी कि बीज। तो आपने एक बीज बो दिया है, अब उसको नरिश करना है, उसको पौधा बनाना है। तो उसके लिए क्या जरूरत होगी, उसके लिए पैसों की जरूरत होगी। तो पैसा कहां से आएगा, पैसा देंगे एंजल इन्वेस्टर। ये जो होते हैं एंजल इन्वेस्टर, ये फंडिंग देते हैं। जब शुरुआती स्टार्टअप्स होते हैं तो उसमें ये जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं उसमें पैसा लगाते हैं और ये एकदम शुरुआती पूंजी होती है। बहुत बड़ी पूंजी नहीं होती, लेकिन शुरुआती पूंजी होती है जिससे स्टार्टअप को काफी हद तक मदद मिल जाती है अपने जो स्टार्टअप है उसको आगे बढ़ाने में, और उसको सीड मनी भी कहते हैं। चलिए, ये हो गए 2 चीज, बूटस्ट्रैप हो गया और सीड फंडिंग हो गई। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं, सीरीज राउंड के ऊपर। देखिए, अब क्या होता है, सीड फंडिंग के बाद सीरीज राउंड शुरू हो जाता है। इसको बांटा जो जाता है वो ABCDEF, आगे भी ये राउंडिंग चलती रहती है। अक्सर आप देखते होंगे कि आपने अखबार में पढ़ा है, टीवी में पढ़ा कि ये स्टार्टअप जो है वो यूनिकॉर्न बन गया। तो ये जो होता है उसमें क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो निवेश करते हैं। बड़े बड़े निवेशक होते हैं, बड़े बड़े करोड़ों रुपए लगाते हैं किसी स्टार्टअप में। उससे क्या होता है, किसी स्टार्टअप की जो वैल्यूएशन होती है वो बढ़ती चली जाती है और वो यूनिकॉर्न बन जाता है। तो ये तो बात हो गई कि फंडिंग के फंडे के बारे में। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर जो सरकार की जो स्कीम है वो है क्या, जिसके बारे में आपको शुरुआत में बता रहा था, और कितनी आसानी से आप फंड जुटा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस स्कीम का नाम क्या है। तो स्कीम का जो नाम है मैं आपको बताऊं, जो सरकारी स्कीम है, इस स्कीम का नाम है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। अब इसकी शर्तें क्या है, आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले क्या है, आपको स्टार्टअप को DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से मान्यता लेनी होगी आपको। दूसरी चीज,
2 साल से ज्यादा पुराना स्टार्टअप नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी स्टार्टअप की शुरुआत करी है तो इस चीज को आपको समझना होगा कि उसको आपकी शुरुआत की जब आपने इसको शुरुआत करी उससे कम से कम 2 साल से ज्यादा का वक्त नहीं हुआ हो, क्योंकि जब आप इस पॉलिसी के लिए, जब आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे तो वो ये चीज चेक करेंगे कि 2 साल तो आपको पूरे नहीं हो गए। उसके बाद अगला क्या है इसमें शर्त, देखिए 10 लाख से ज्यादा आर्थिक सपोर्ट ना मिला हो। अब क्या होता है, जब स्टार्टअप शुरू होते हैं तो उनको क्या होता है कि वो फंडिंग के लिए कोशिश करते हैं, राज्य सरकारों से भी बात करते हैं जो उनकी स्कीम्स होती हैं, या फिर केंद्र सरकार की स्कीम्स के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टअप को वो निवेश मिल जाता है, वो फंड मिल जाता है। तो अगर आपको आपके स्टार्टअप को 10 लाख रुपए से ज्यादा का फंड मिला हुआ है तो फिर आप इस स्कीम के लिए आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इस स्कीम में आप इसका हिस्सा नहीं बन सकते। तो इस चीज को ध्यान रखना होगा। अब अगला क्या है इसकी शर्त, देखिए प्रमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग 51% से कम ना हो। इस चीज को ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है कि विदेशी स्टार्टअप आते हैं, बाद में अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो इसमें साफ तौर पे शर्त रखी है कि कोई भी भारतीय जो प्रमोटर होगा उसकी हिस्सेदारी स्टार्टअप में 51% से ज्यादा होनी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब अगली शर्त क्या है, देखिए कुछ स्टार्टअप को सरकार से वरीयता। अब ये शर्त नहीं है, ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि सरकार का जो फोकस है कुछ स्टार्टअप, स्पेसिफिक स्टार्टअप से काफी ज्यादा सरकार फोकस कर रही है। तो उन्होंने कुछ स्टार्टअप्स को प्रेफरेंस दे रखी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, वेस्ट और वाटर मैनेजमेंट। देखिए हम लोग देख रहे हैं लगातार जो हमारा जो एनवायरमेंट है उसको सुरक्षित बनाने के लिए पूरी दुनिया में प्रयास चल रहे हैं। तो जो वेस्ट जो है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से कम कर सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट हो गया, आप देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, तो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ स्टार्टअप्स आ रहे हैं और सरकार उनको सराह रही है और इसीलिए खास तौर पर प्रेफरेंस दिया जा रहा है। अब उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़े जो स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि देखिए सरकार, मोदी सरकार जब से आई तब से उसकी पूरी कोशिश है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन ज्यादा से बढ़ाया जा सके। यूपीआई हो गया या बैंकिंग ऐप से या बैंकिंग सिस्टम से ज्यादा लोगों तक को जोड़ा जा सके। तो दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर। हम देखते हैं एग्रीटेक स्टार्टअप्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे स्टार्टअप्स को सरकार का पूरा फोकस है, सरकार सबसे पहले वरीयता दे रही है, उनको पहले ही मौका दे रही है। उनको हेल्थ केयर के स्टार्टअप्स हो गए या डिफेंस के हो गए। हम लोग देख रहे हैं आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में जो डिफेंस सेक्टर है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो निभा रहे हैं वो हमारे स्टार्टअप्स निभा रहे हैं। तो इन चीजों को आप देख सकते हैं कि किन किन स्टार्टअप को सरकार प्रेफरेंस दे रही है। और आखिरी जो है वो स्पेस, जैसे कि अभी हमने देखा स्काई रूट ने, देखिए प्राइवेट आपने देखा कि रॉकेट लॉन्च किया, तो ये भी स्टार्टअप ही हैं। तो इस तरह के स्टार्टअप को जो बहुत ही ज्यादा शानदार काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से, इनोवेशन की मदद से उनको मौका दिया जा रहा है। तो ये पूरी स्कीम का जो है लब्बो लुभाव है। अगर आप चाहते हैं फंड पाना, तो अगर आप इन शर्तों पे खरे उतरते हैं तो आपको बेहद आसानी से ये फंड, ये स्कीम के जरिए मिल जाएगा। जी साक्षी। शुक्रिया हर्ष। और अब लौटते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के पास। मिस अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। किटी जी, ये बताइए कि स्टार्टअप शुरू करने की जो सबसे बड़ा चैलेंज हम मानते हैं वो है स्टेज फंडिंग जुटाना। अब स्टार्टअप के लिए खुद के लिए पैसे जुटाए जाएं, दोस्तों से ले, रिश्तेदारों से ले या फिर लोन ले, क्या सही तरीका है फंड्स जुटाने का? साक्षी जी, देखिए आजकल तो ये नया चलन है कि बाहर से फंड्स उठाने हैं। अगर हम पहले देखें तो लोग शुरू में अपने ही थोड़े पैसे से चालू करते थे और उसी से बिजनेस को बढ़ाते चले जाते थे। बिल्कुल। तो जब आप नया बिजनेस चालू कर रहे हैं तो ज्यादातर लोगों के लिए एक्चुअली ये सोचना कि मुझे बाहर से लोग पैसे दे देंगे वो बहुत मुश्किल होता है, अनलेस आपने दिखा दिया है कि हाँ मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है और मैं इसमें मुनाफा कमा सकता हूँ। तो शुरू में तो इंसान को अपना ही जो सेविंग्स है उसमें से थोड़ा सा निकालना ही पड़ जाता है और साथ में जो भी आपका परिवार है, आपको जो जानते हैं, आपके नेटवर्क में आपके दोस्त हैं, वो लोग ही आपको थोड़ा पैसा देंगे। बैंक भी शुरू में लोन नहीं देता है जब तक आपका बिजनेस चल न जाए। जी बिल्कुल, आपने ये सही बात कही। अब क्योंकि आपने ये बात छेड़ी है कि बाहर से लोग फंडिंग लेते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ कि स्टार्टअप की फंडिंग के लिए जैसे अगर किसी इन्वेस्टर से जुड़ना हो, जैसे कि आप खुद एक एंजल इन्वेस्टर हैं, किसी एंजल इन्वेस्टर से जुड़ना हो तो वो कैसे जुड़ा जाता है? कोई प्लेटफॉर्म होता है जिसके जरिए हम जुड़ सकते हैं, किसी वेबसाइट के थ्रू जुड़ सकते हैं, या फिर कहाँ पर हम जाकर किसी एंजल इन्वेस्टर से मिल सकते हैं? तो आजकल बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप एंजल इन्वेस्टर से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे, जैसे कुछ अगर मैं नाम लूँ तो इंडियन एंजल नेटवर्क है, मुंबई एंजल्स हैं, कैलकाटा एंजल्स है, लेट वेंचर है, ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। सब ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म्स है, आपको वेबसाइट मिल जाएंगी जहां पे आप जाकर अपना बिजनेस आइडिया सबमिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन एंजल्स हैं जो आपका जो इंडस्ट्री है, आपका जो बिजनेस है, जिनमें वो इन्वेस्ट करते हैं। और साथ ही साथ लिंक्डइन है और बाकी इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप उनको 1-on-1 मैसेज भी कर सकते हैं कि मैं बात करना चाहती हूँ या बात करना चाहता हूँ और मेरा ये प्लान है। और बस इसमें ये ध्यान रखिए कि क्योंकि आजकल सब कुछ काफी ओपन हो गया है और आप लोगों के पास जा सकते हैं, तो ऐसा ना करें कि आपने अपना ना काम नहीं किया है और आप दूसरों को अप्रोच कर रहे हैं। जी किटी जी, अब वक्त हो चला है कुछ जनता के सवालों को लेने के लिए। हमारे पास बहुत सारे सवाल स्टार्टअप से रिलेटेड आए हैं आपसे जो पूछना चाहते हैं डायरेक्टली लोग। पहला सवाल हमारे पास अंकित का आया है, ये दिल्ली से सवाल पूछ रहे हैं। उनका सवाल है कि आज की डेट में ऑनलाइन स्टार्टअप शुरू करना चाहिए या फिर ऑफलाइन, कहाँ सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं? ये तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है साक्षी जी, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि आपके खुद के आइडिया और बिजनेस पे निर्भर करता है कि आप ऑनलाइन चालू करें कि ऑफलाइन चालू करें। ऐसे इंसान को नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है तो अब मैं देखूंगी अच्छा क्या बिजनेस होना चाहिए। पहला प्रश्न है कि बिजनेस क्या है और उसको ऑनलाइन वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि ऑफलाइन। अब जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, अगर आप चश्मे बेच रहे हैं तो ऑनलाइन चश्मे बेचना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि लोग पहन के देखना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं क्या मटेरियल है, क्या है, कैसा लगेगा चेहरे पे। तो फिर आपको पहले ऑफलाइन भी करना है, उसके साथ में आप थोड़ा बहुत बाद में ऑनलाइन कर लीजिए या साथ साथ कर लीजिए, बट ऑफलाइन करे बिना मुश्किल हो सकता है आपके लिए। लेकिन आप अगर ऑन दी अदर हैंड आप अगर घर पे बैठकर अगर आप सपोज ऑनलाइन अपना खाना बेचना चाहते हैं, आप अपने किचन पे बनाते हैं, तो आप अगर किसी जोमेटो या किसी से आप जुड़ जाए प्लेटफॉर्म से जहाँ पे आप बेच सकते हैं, तो फिर आप अपना ऑनलाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जो बना रहे हैं वो आप ऑनलाइन दिखाएंगे तो फिर लोग आएंगे जो आपसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपके आइडिया और बिजनेस पे निर्भर करता है कि आप ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे या दोनों होंगे। बिल्कुल, ये भी बहुत जरूरी है। अगला सवाल लेते हैं, कानपुर से रितु पूछ रही हैं आपसे कि वो अपने आइडिया को कॉपीराइट या फिर पेटेंट कैसे करवा सकती हैं और ये कैसे पता चलेगा कि उनका आइडिया किसी दूसरे पेटेंट का कॉपीराइट का उल्लंघन तो नहीं कर रहा? तो आइडिया और को कॉपीराइट या पेटेंट कराने के लिए आप किसी भी वकील के पास चले जाइए। एक पूरा डेटाबेस है भारत में और आपको जिस भी दूसरे कंट्री में अगर कराने का मन है वहां पे आपको दिख जाएगा कि पुराने कौन से पेटेंट्स है, कौन से कॉपीराइट्स है। तो जो वकील होंगे ना वो आपको बता पाएंगे कि आप जिस नाम को अगर कॉपीराइट कराना चाहते हैं या कोई आइडिया को कॉपीराइट कराना चाहते हैं, डिजाइन को करना चाहते हैं, अब क्या है वो हो भी सकता है क्या कॉपीराइट और उसके जैसा कोई दूसरा कॉपीराइट ट्रेडमार्क ऑलरेडी है क्या। तो काफी आसान है, बस आपको किसी वकील के पास जाकर बताना है उनको कि आपको क्या करना है। अगला सवाल लेते हैं, ये राकेश का सवाल है और वो सूरत से आपसे जानना चाहते हैं कि क्या स्टार्टअप शुरू करने का समय सही है, क्योंकि 2023 में रिसेशन आने की काफी संभावना है। ऐसे में क्या नया काम शुरू करना सही रहेगा? तो देखिए किसी ने तो देखा नहीं है फ्यूचर। हम ये बोलते हैं ना कि जब आपके पास सही आइडिया है, आपको लगता है आपका समय सही है कि आपकी आर्थिक व्यवस्था, आपके परिवार की जो स्थिति है, आपके जो मन की स्थिति है वो सही है, आपके पास सही आइडिया है, आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये चलेगा मार्केट में। क्योंकि अगर हम दुनिया भर में देखें तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। जैसे अगर मैं एयरबीएनबी की बात करूं जो आपको ऑनलाइन दूसरे तरह के होटल्स और ये सब ढूंढने देते हैं, और जो काफी सारे ऐसे नाम आएंगे जो सब रिसेशन के टाइम में ही चालू हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को अपनी पर्सनल स्थिति देखकर डिसाइड करनी चाहिए कि उसको उस समय बिजनेस चालू करने का सही टाइम है कि नहीं। ऑफ कोर्स अगर बाहर का सिचुएशन और अच्छा है तो वो ज्यादा आसानी से या हो सकता है जल्दी सक्सेस हो जाए, लेकिन अगर आपको चालू कर रहे हैं तो होपफुली आप पूरी जिंदगी भर के लिए कर रहे हैं, तो कोई भी मतलब जो समय आपको सही लगे, भले ही थोड़े स्लोली जाएंगे या थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है चालू करने में अगर आपको श्योर हो आपको ये करना है। बहुत बहुत शुक्रिया किटी जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस खास शो पर, और हमारे सभी दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, ये आइडिया देने के लिए कि खास तौर पर अगर स्टार्टअप्स का आइडिया आपके मन में है तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है और कैसे आप अपने इस ख्वाब को पूरा कर सकते हैं, इसमें क्या कुछ जरूरतें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो चलिए धन दौलत के इस खास शो को यहीं समेटते हैं, लेकिन अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। एक नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे।
तब तक के लिए अगर आपके मन में पर्सनल फाइनेंस को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें लिख भेज सकते हैं dhan.daulat@gntv.com पर।